प्रिय विद्यार्थियों, सुभाशीष। आज हम व्यंजन संधि पर आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। व्यंजन संधि में भिन्न भिन्न व्याकरणिक पुस्तकों में बहुत जटिल तरीके से नियमों को प्रस्तुत किया गया है। आज की इस कक्षा में आप देखेंगे, पाएंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से नियमों को सरलीकरण भी किया जा सकता है। काफ़ी सूत्रात्मक पहलुओं पर बातचीत करते हुए अपन व्यंजन संधि के प्रथम नियम की ओर कदम बढ़ाते हैं। व्यंजन संधि के नियमों से हम मुखातिब हो से पूर्व ये 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन हैं। ये व्यंजन हम अपने दिलो दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इस तालिका को लेकर के व्यंजन संधि में दो महत्वपूर्ण नियम संपादित किए जा सकते हैं, क से लेकर के और प तक। अब मैं पहले नियम की ओर आपको लिए चलता हूँ, जिसमें है कि तीसरे व्यंजन को पहले में बदलना। ये तीसरा जो आप देख रहे हैं, ग, ज, ड, द और ब, ये तीसरे हैं। ये अपनी अपनी कक्षा के पहले में बदल जाएंगे। नियम ये है, तीसरे व्यंजन को पहले में बदलना। प्राय किताबों और में अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष आदि के जंजाल में विद्यार्थियों को उलझा दिया जाता है। क्योंकि शीघ्रातिशीघ्र संधि को समझने का सबसे सुगम तरीका यही है कि हम इन 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजनों को अपने मानस में रखें। तत्पश्चात एक एक उदाहरण हम हल करें। उससे पूर्व में कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपसे साझा कर लूं कि तीसरा व्यंजन जो है वो अगर आधा आया हुआ है उदाहरण में, तो प्लस के बाद में किसी भी प्रकार के स्वर का आगमन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर तीसरा व्यंजन पूरा आया हुआ है तो हम देखेंगे कि उसमें किस प्रकार के स्वर की ध्वनि का प्रयोग हुआ है, कौन से स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वही स्वर प्लस के बाद में हम लिखेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे अपने को, जिसमें एक ही उदाहरण में तीसरे जो व्यंजन हैं वो बहुत सारे आए हुए हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए यह एक समस्या, एक दिक्कत भी हो सकती है कि हम इसका विच्छेद कहाँ से शुरू करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आज आपके समक्ष व्यंजन संधि के पहले नियम की ओर आपको लिए चलता हूँ। पहला उदाहरण हम देखेंगे वाग वज्र। हम इसमें देखेंगे कि तीसरा जो है वो ग आया हुआ है, ग आधा है। तो इस आधे ग को हमने क में बदल दिया। चूंकि ग का पहला क है, इसके कारण क में बदला। और व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि प्लस से पहले हमेशा आपको हलंत का प्रयोग करना ही है। पीछे जो बचा वज्र, वो प्लस के बाद में ज्यों का त्यों लिख दिया गया। तो सीधा सा फंडामेंटल है कि अगर उदाहरण में तीसरा व्यंजन आधा आता है तो फिर कोई बाधा नहीं है। उस तीसरे आधे व्यंजन को पहले में हम परिवर्तित करेंगे और प्लस के बाद में जो शेष शब्द बचा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार से वाग वज्र का संधि विच्छेद हुआ, वाक प्लस वज्र। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं वागीश। इसमें हम देखेंगे कि ग जो है, तीसरा जो है वो पूरा है और बड़ी एक ही मात्रा है।
तो ग को हमने क में बदल दिया, हलंत लगा दिया, और ग के चूंकि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हो गया। षडानन, षडानन में हम देख रहे हैं कि ड आया हुआ है। अब ये तालिका आपके मानस में दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए। ड का पहला हो गया ट, तो ड है वो ट में बदल गया, सट, हलंत लगा दिया नियम के मुताबिक। फिर हम यहाँ देखेंगे कि आ के स्वर की ध्वनि आ रही है, आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो प्लस के बाद में आ लगा दिया और शेष जो बचा वो सब लिख दिया। तो सट प्लस आनन, षडानन। आनन मतलब मुख, सट मतलब छह। सदीक्षा, तीसरा द आया है। अब द है वो हम तालिका में देखेंगे, उसका पहला त है, तो द को हमने त में परिवर्तित किया। चूंकि द के छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो प्लस के पश्चात हम छोटी ई लेके आ गए और इस प्रकार से शब्द बन गया इच्छा। भवदीय, अब हम यहाँ देखेंगे फिर द आया हुआ है, द का पहला त में परिवर्तित होना है तो भवत हो गया। और भवत, चूंकि द के बड़ी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी बड़ी आ गई, तो भवत प्लस ई। ये जो उदाहरण है जगदीश, इसमें हम देखेंगे कि ज भी आ गया तीसरा, द भी आ गया और ग भी आ गया, तीन तीन आ गए। तो विद्यार्थियों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है कि हम विच्छेद कहाँ से शुरू करें। तो कई विद्यार्थी ग को लेकर के विच्छेद शुरू कर देते हैं। विच्छेद करने के दौरान ये सावधानी जरूर रखें कि हम जो भी विच्छेद कर रहे हैं वो प्लस से पहले और प्लस के बाद में कुछ न कुछ शब्द साकार हो रहा हो, क्योंकि ग से अगर हम विच्छेद करेंगे तो जक शब्द बनेगा और जक कोई अर्थ नहीं है, निराधार निर्मूल शब्द है, इसलिए ग से हम विच्छेद कर ही नहीं सकते। ज से तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और द से अगर हम विच्छेद की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो द बदल गया त में, तो जगत। तो हम यहाँ देखेंगे जगत अपने आप में एक पूरा और सार्थक शब्द है। और फिर द के बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा होने के कारण प्लस के पश्चात ईस का प्रयोग हो गया। अंतिम उदाहरण पहले नियम का। अब इसमें ब भी है और ज भी है। चूंकि विच्छेद है वो ज से ही होगा, ब से होगा, ज से हम विच्छेद नहीं कर सकते। ब है वो तीसरा है, तीसरे का पहला प में बदल जाएगा। तो चूंकि आधा है इसलिए प्लस के बाद में कोई स्वर नहीं आया, पीछे जो बचा है ज वो यथावत लिख दिया जाएगा। अप मतलब पानी होता है और ज मतलब जन्म। पानी में जिसका जन्म हो तो अब्ज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि तीसरे व्यंजन को हम पहले में बदलेंगे, और तीसरा व्यंजन अगर आधा आया हुआ है तो प्लस के पश्चात किसी भी प्रकार के स्वर का आगमन नहीं होगा, और तीसरा अगर पूरा आया हुआ है तो हम उसमें ये देखेंगे कि कौन से स्वर की मात्रा लगी हुई है, वही स्वर प्लस के पश्चात प्रयुक्त होगा। और अगर किसी भी उदाहरण में तीसरा व्यंजन एक से अधिक तादाद में हो तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से तीसरे व्यंजन को उठाएं कि प्लस से पहले एक सार्थक शब्द का निर्माण हो। जैसे कि हमने अब ये भी समझा था जगदीश को लेकर के, तो ग से हम विच्छेद करेंगे तो कोई सार्थक शब्द निर्मित नहीं हो रहा था, तो द को लेकर के हमने विच्छेद किया तो एक प्लस से पहले एक सार्थक शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ये पहला नियम है व्यंजन संधि का। तत्पश्चात इसी तालिका को ध्यान में रखते हुए हम आपको दूसरे नियम की ओर लिए चलते हैं। दूसरे नियम में अब तीसरे के स्थान पर पांचवें को हमें अपने केंद्र में रखना होगा। पांचवा व्यंजन मिलेगा उसको हमें
पहले में परिवर्तित करना होगा। नियम यही है, पांचवें व्यंजन को पहले में बदलें। अब इस नियम के बारे में मैं कुछ और बातें आपको बतला दूं कि दूसरे नियम के अंतर्गत पांचवा जो व्यंजन है वो पांचवा व्यंजन आपको हर हाल में आधा ही मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि प्लस के बाद में हम देखेंगे कि या तो न अथवा म का आगमन होगा। इन दो व्यंजनों के अलावा तीसरे किसी भी व्यंजन का प्रयोग प्लस के बाद में नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरे नियम की कहानी को। सन्मार्ग, पांचवा इसमें न आया है। न का पहला क्या हो गया? त। तो न को हमने त में बदल दिया, बस। इसके अलावा जो बचा हुआ है जित रख दिया गया। तो सन्मार्ग का विच्छेद हुआ सत प्लस मार्ग। उसी प्रकार षणमास, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ण आया है पांचवा। पांचवे का पहला त है तो त का प्रयोग कर दिया। पीछे जो बचा वो ज्यों का त्यों रख दिया गया। विद्युन्माला, न पांचवा आया है, पांचवे का पहला न का त है तो न को त में बदला। विद्युत, बाकी जो बचा उसको ज्यों का त्यों। वांग में ग का प्रयोग हो रहा है, आधा है तो ये अपनी कक्षा के पहले में परिवर्तित हो गया। तो वाक प्लस मैं, ये हुआ वांगमय। क्षण मूर्ति, ण आया है, फिर ण आने पर पहला त है उसका तो सट हो गया। पीछे जो बचा वो एजेट। जगन्नाथ को हम समझेंगे। कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि इसमें तीसरे व्यंजन का भी आगमन हुआ है, तो हमको कैसे पता लगेगा कि ये उदाहरण पहले नियम के अंतर्गत हल करें अथवा दूसरे नियम के अंतर्गत। तो ऐसे में मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर हम इस उदाहरण को पहले नियम के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे तो इसका जो विच्छेद होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। जग, ग में अ की ध्वनि आ रही है, अ आ गया, फिर बाकी जो बचा वो एजिट रख देंगे। तो हम देखेंगे कि प्लस के पहले और प्लस के बाद कोई भी शब्द की सार्थकता नहीं सिद्ध हो रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये उदाहरण जो है तीसरे व्यंजन की उपस्थिति होने के बावजूद पहले नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें न आया हुआ है, आधा है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि दूसरे नियम में जो पांचवा व्यंजन होगा वो हमेशा आधे के रूप में ही प्रयुक्त होगा। तो न का पहला जो है वो त होगा, तो न के स्थान पर हमने यहाँ पर त का प्रयोग किया और तत्पश्चात प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों रख दिया। इन उदाहरणों में हम देखेंगे कि प्लस के बाद में या तो म का आगमन हुआ है अथवा न का आगमन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा नियम आपको भली भांति समझ में आया होगा। तीसरे नियम जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जिसको बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाओं के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्याकरणिक ग्रंथों में समझाया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए व्यंजन संधि बेहद जटिल बन करके रह गई है। तीसरे नियम की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। थोड़े अलग अंदाज में आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी, जिसमें लंबी चौड़े नियमों की परिभाषाएं नहीं होगी। शॉर्ट में और संक्षेप में विद्यार्थी तुरंत समझ सकें, ऐसा हमने एक सार्थक प्रयास संधि के क्षेत्र में करने का प्रयास किया है, ताकि विद्यार्थी बहुत कम समय में घर पर बैठ करके ही संधि जैसे दुरूह विषय पर महारत हासिल कर सकें। इसी पुनीत उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम कुछ सरलतम नियमों को आपके समक्ष लेके आए। इसी संदर्भ में हम व्यंजन संधि का तीसरा नियम देख रहे हैं। जरा इधर ध्यान से देखिएगा कि आधा च है और फिर पूरा छ है। तो जो च आधा है वो प्लस से पहले हम त में बदल देंगे। आधा वाला च प्लस से पहले त में
और जो छ है वो प्लस के बाद में स में बदल देंगे। एक उदाहरण देखेंगे, फिर और समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण आया सच्छास्त्र, तो जो च है आधा उसको हमने प्लस से पहले त में परिवर्तित कर दिया, छ बदलेगा स में, तो छ को हमने प्लस के बाद में स में बदला। चूंकि छ के आ की मात्रा है इसलिए स पर भी आ की मात्रा लगा दी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सच्छास्त्र का विच्छेद हुआ सत प्लस शास्त्र। अब इसमें गौरतलब यह है कि आधा च है वो तो त में बदलेगा ही, लेकिन जब कभी भी छ हलंत दिया हुआ हो तो ये जो स है वो आधा हो जाएगा। मतलब जैसा छ वैसा स, छ पे जो मात्रा होगी वही मात्रा हम प्लस के पश्चात स पर भी लगाएंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उच्च वसन जिसमें छ के हलंत है, तो च प्लस से पहले त में हम बदले, फिर छ चूंकि आधा है, हलंत का मतलब वो व्यंजन आधा हो गया, आधा होने के कारण स भी आधा प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से बाकी जो बचा वो ज्यों का त्यों लिख दिया गया। तो उच्च वसन का विच्छेद हुआ उत प्लस श्वसन। तत्पश्चात सरक्षसी, च प्लस से पहले त में बदला, पीछे रह गया छ, छ को हमने स में बदल दिया, बाकी सी है वो ज्यों का त्यों आ गया। अब हम देखेंगे कि शरत प्लस शशि। उसी प्रकार अगला उदाहरण उच्छासन, च त में बदल दिया, छ है वो स में, चूंकि छ के आ की मात्रा है तो स के भी आ की मात्रा का प्रयोग हो गया, उत प्लस शासन। तच्छ, च त में बदल गया, छ स में बदल गया, चूंकि छ के छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए स के छोटी की मात्रा लग गई, वह एडजेक्ट लग गया। काफ़ी विद्यार्थी जो हैं वो पूरे व्यंजन से पहले कोई अगर आधा व्यंजन आया हुआ है और उस पर छोटी की मात्रा है तो वो आधे व्यंजन पर मान लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि आधे वर्ण पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो यह छोटी की मात्रा हम छ पर मानेंगे, न कि त पर। और काफ़ी विद्यार्थी, मैं प्राय कक्षाओं में देखता रहता हूँ, विद्यार्थी इस छोटी की मात्रा को च के रूप में मान करके और यहाँ पे तति कर देते हैं। तो तत् प्लस से ये कुछ बातें हैं वो आप एहतियात के रूप में ध्यान रखें। अंतिम उदाहरण तीसरे नियम का उच्छ्वास, च है वो त में बदल गया, छ हम देख रहे हैं फिर हलंत है, हलंत होने के कारण स आधा हो गया, पीछे जो बचा वो ज्यों का त्यों लिख दिया, तो उत प्लस श्वास। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। बहुत नामचीन पुस्तकें हैं जिसमें उत को उन्होंने उपसर्ग के रूप में माना ही नहीं है, उन्होंने उद का प्रयोग किया है। लेकिन एनसीईआरटी, सीबीएसई के जितने भी किताबें हैं और जो आरपीएससी है वो भी उद को नकारती है और उत को ही मान्यता देती है। इसलिए विद्यार्थी इन नियमों को समझने के पश्चात उन भ्रांतियों में न पड़ें कि फला पुस्तक में उत न दे करके उद दे रखा है, जबकि आरपीएससी में इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आए हुए थे और उन प्रश्नों में विकल्प में उद भी था और उत भी था, लेकिन अंततोगत्वा आरपीएससी उत को ही सर्वमान्य उत्तर स्वीकार करती है। इसलिए कदाचित उन विद्वानों ने अपने स्तर पर एक अलग नया राग अलापा है, उसको आप इग्नोर करें और जो एनसीईआरटी सीबीएसई है उसी को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। चौथे नियम की तरफ अब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। चौथा नियम ये कहता है कि च हलंत मतलब आधा, च को हटाना, जो आधा च है उसको हमें हटाना है।
तो जहाँ जहाँ आधा च आया हुआ है वहाँ वहाँ प्लस लग जाएगा। बस प्लस से आधे च से पहले वाला मैटर प्लस से पहले हो गया और आधे च के बाद जो मैटर है वो प्लस के बाद हो गया। बस आपको तो इतना करना है, जहाँ आधा च है वहाँ बस प्लस लगाना है। अब ये चीज़ देखने में आती है कि तीसरे नियम में और चौथे नियम में दोनों में काफ़ी समानता है। यहाँ पर भी आधा च और छ है और यहाँ पर भी आधा च और छ है। अब विद्यार्थी कैसे ये तय करें कि ये उदाहरण तीसरे के अंतर्गत किया जाए या चौथे के अंतर्गत किया जाए। तो मैं एक उदाहरण आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, देखिएगा। जगत शांति। अब मान लो ये उदाहरण मानवीय त्रुटि से, भूल से अगर मैं यहाँ लिख दूं तो क्या इस उदाहरण का विच्छेद ऐसे होगा, जग प्लस शांति? जी नहीं, क्योंकि शांति कोई वर्ड नहीं। तो सीधा सीधा आएगा कि ये जो उदाहरण है ये चौथे नियम के अंतर्गत न जाकर के तीसरे नियम के अंतर्गत आएगा। तो च त में बदल जाएगा जगत, और छ जो है वो स में बदल जाएगा। तो जगत प्लस शांति। दिखने में भले ही एक जैसे हो उदाहरण, आधा च और छ दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन जब हम विच्छेद की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ आधा च त में बदलेगा और कहाँ केवल आधा च को हटाना है। ये उदाहरणों से बिल्कुल परिलक्षित होता है। तो प्रतिछवि आधे च के स्थान पर हमने प्लस लगा दिया, बाकी यथावत रख दिया गया। आच्छादन, च से पहले जो मैटर है वो प्लस से पहले हो गया, च हट कर के प्लस लगा और छादन एजिट रख दिया गया। एक बात मेरे मानस में इस नियम को लेकर के और आ रही है कि जैसे एक उदाहरण ऐसे भी आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, ऐसे लिखा हुआ मिलता है मातृछाया, और ये पूछा जाता है कि किस क्रमांक में शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है। तो हम यहाँ देखेंगे ये च आधा होना जरूरी है, छ से पहले आधा च आएगा, मातृछाया। तो इसी प्रकार आज की सभा में, इस कक्षा में हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इन 25 स्पर्श व्यंजनों के बल पर हम पहले और दूसरे नियम को संपादित करते हैं। तीसरे व्यंजन को हमने पहले में बदला, दूसरे नियम के अंतर्गत पांचवा व्यंजन जिसको हमने पहले में बदला, तत्पश्चात तीसरा नियम च को हमने प्लस से पहले त में और छ को प्लस के पश्चात स में बदला, और फिर आधे च को किस प्रकार से हटाया गया। उम्मीद है कि नियमों की यह सरलता आपकी सफलता के मार्ग में एक क्रांतिकारी कदम बनेगी, मील का पत्थर बनेगी। और पुनः मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही अपने आसपास और दूसरे नाते रिश्तेदार जो भी हैं उनको भी अभिप्रेरित करने का प्रयास करें। जय हिंद।